वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी साहित्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और हिंदी साहित्य में आपको बता दूं कि हिंदी काव्य के बारे में आपको पढ़ना होता है। जब आप बीए प्रथम सेमेस्टर में यानी बीए में आप एडमिशन लेते हो, हिंदी सब्जेक्ट आपने चूज किया है, तो मेरे हिसाब से हिंदी के साथ आप संस्कृत भी चूज कर लीजिएगा, क्योंकि आगे चल करके कॉम्बिनेशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो हिंदी काव्य की अगर बात की जाए तो बीए प्रथम सेमेस्टर में आपको हिंदी काव्य ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जब आप नया एडमिशन लेते हैं बीए में तो हिंदी काव्य आपको पढ़ना पड़ता है। हिंदी काव्य का क्या सिलेबस है उसको बोर्ड पर मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा मैंने बोर्ड पर हिंदी काव्य का सिलेबस डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। तो हिंदी काव्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज की वीडियो के माध्यम से। तो एक श्रृंखला मैं चलाने जा रहा हूँ, ये एक प्रकार से न्यू है कि जैसे यूनिट वाइज जो होगा एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे आपके, उनको मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। जैसे कि यूनिट 1 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, उनको मैं चर्चा कर लूँगा। और बाकी जो क्लासेस हैं आपकी, जो जैसे कि जो व्याख्या वाला खंड है उसको ऑलरेडी हमने कवर करवा रखा है। उसका मैंने आपको बताया था कि भाई उसका कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है व्याख्या वाले का। तो अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो उसमें पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड होंगे। और व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है, लड़के लड़कियों का अलग अलग ग्रुप है, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को। ठीक है, आप में से जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्या करके ज्वाइन कर सकते हैं भाई? सबसे पहले आपको करना क्या होगा, हमारा नंबर है 91 61 93 60 62। इसी नंबर पर आपको क्या कर देना है, व्हाट्सएप एसएमएस कर देना है। और आपको सिंपल सा आपको यही लिखना है कि सर जी हमको बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी साहित्य का कोर्स चाहिए। तो उसमें आपको मैं एक स्कैनर सेंड करूंगा, उस पर मात्र आपको 100 रुपये यूपीआई यानी कि फ़ोन पे गूगल पे जो भी आप चलाते हैं, मात्र या आप नहीं चलाते हैं, आपके भाई बहन चलाते हैं या आपके पिताजी चलाते हैं या किसी दूसरे से भी आप अपने दोस्त यार से करवा करके, ठीक है, मतलब करवा सकते हो 100 रुपये, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट आपको सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करोगे 100 रुपये पे करके उसी स्कैन पर मतलब स्कैनर पर, तुरंत जो है आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। और जितनी भी क्लासेस जो है हमारी व्याख्या खंड की मैंने जो वीडियोस बना रखी हैं वो सारी प्लेलिस्ट में हमने अनलिस्टेड करके उसको रखा हुआ है। तो आप सभी लोगों को उन्हीं को दिखेंगी जो हमारे मतलब जिनके पास मैं वो सेंड करूँगा। तो आप में से जिनको भी कोर्स लेना है तो व्याख्या खंड लगभग अधिकतर संपन्न हो चुका है, बस लगभग 5-6 चैप्टर्स की व्याख्या बची हुई है, वो भी जल्द ही मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, तो व्याख्या खंड आपका संपूर्ण वो हो जाएगा। इसके अलावा कुछ क्लासेस बोर्ड पर उपलब्ध करवाई थी हमने, जो है अभी मुश्किल से 3-4 महीने पहले की वीडियोज़ हैं, तो वो वीडियोज़ हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है, तो उन सभी को एक चैप्टर वाइज वीडियो है, लेकिन फिर भी मैं और भी वीडियोस आपको देने का प्रयास करूंगा। जैसे कि ये यूनिट 1 में जैसे कि जो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको थोड़ा बहुत हम समझने का, या इतिहास क्या लगभग जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जैसे साहित्य की जो परंपरा रही है, हिंदी भाषा और साहित्य का जो इतिहास रहा है उसके बारे में, हिंदी भाषा का क्रमिक विकास जो हुआ है, तो भाषा को कम, साहित्य की परंपरा को हम ज़्यादा ध्यान में रखेंगे। और साहित्य में खास करके आपको बता दूं जैसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा रही है, गारसा दत्तासी से लेकर के शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, उसके बाद मिश्र बंधु। आपको बता दूं गारसा दत्तासी जो है फ्रेंच भाषा के विद्वान है और उन्होंने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, इस्तवार दाला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। फिर उसके बाद में शिव सिंह सेंगर आते हैं, वो एक प्रकार से 1883 ईस्वी में एक रचना लिखते हैं शिव सिंह सेंगर। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और शिव सिंह सेंगर रचना में 1000 कवियों की जीवन परिचय और उनकी साहित्यिक रचनाओं और उनकी कविता के कुछ उदाहरण आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में जॉर्ज ग्रियर्सन आते हैं। वो जॉर्ज ग्रियर्सन की अगर बात की तो उनके ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और इस ग्रंथ का प्रकाशन 1888 में होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 1839 में सबसे पहला एक प्रकार से प्रकाशन होता है गारसा दत्तासी का, फ्रेंच साहित्यकार। ठीक है, तो ये सब प्रश्न मैं आपको चर्चा कर लूँगा। तो मतलब मैं पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास आपको समझाने का प्रयास, ऑलरेडी 1-2 वीडियो हो चुकी हैं इसकी। मिश्र बंधु विनोद उसके बाद आते हैं। मिश्र बंधु विनोद पुस्तक आती है, उसके रचना की है मिश्र बंधुओं ने मिलकर के। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा।
प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में होता है, चौथे भाग का 1914 में प्रकाशन होता है। एक विशाल ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, ठीक है। लगभग 5000 कवियों के बारे में इस ग्रंथ में बताया गया है और 8 कालखंडों में मिश्र बंधु विनोद रचना को बांट करके हम लोग पढ़ते हैं। तो कई सारी चीज़ें जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद में अपने शुक्ल जी आते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ उनका प्रकाशित होता है और हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा था उन्होंने, जो बाद में प्रकाशन हुआ इसका। और शुक्ल जी की अगर बात की जाए तो इन्होंने 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा, ठीक है, जिसको उन्होंने वीरगाथा काल और भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल के नाम से एक प्रकार से बांटा। और अगर वैसे बोलें तो आदिकाल, फिर उसके बाद में उन्होंने कहा उत्तर मध्यकाल, मतलब पूर्व मध्यकाल, फिर उत्तर मध्यकाल और फिर उसके बाद में आधुनिक काल। तो इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बांटा है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ और चर्चा करता रहूँगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं पूरा विस्तार से आपको समझाने वाला हूँ। तो आप सभी लोग अगर जिनको कोर्स लेना है, मात्र 100 रुपये में आपका कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, आप ले सकते हैं, बिल्कुल 100 रुपये में कोर्स आपका अवेलेबल है। उसमें इन सभी सब्जेक्ट, मतलब ये जो क्लासेस हो रही हैं यूट्यूब पर, यानी ये जो क्लास आपको मिलेगी, अभी जो क्वेश्चंस होंगे 35 इंपॉर्टेंट मोस्ट MCQs, इनकी आपको एक प्रकार से जो PDF नोट्स होंगे वो भी ग्रुप में आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और अदर सब्जेक्ट के जो ये श्रृंखलाएं चलेंगी, जैसे ये हर एक सब्जेक्ट का मैं चलाऊंगा, भूगोल का, जो मतलब समाज शास्त्र का, अन्य सब्जेक्ट होम साइंस का, इंग्लिश का, हर एक सब्जेक्ट का ये ऑब्जेक्टिव वाली जो श्रृंखला है ये हर यूनिट वाली चलने वाली है। तो अगर आप में से सभी को अगर PDF भी लेना है इसका, मतलब इन सभी का PDF भी ग्रुप में आपको मिल जाएगा, उसी ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो इस दृष्टि से यानी आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ग्रुप मेरा ज्वाइन करना चाहिए। हालांकि हिंदी साहित्य का कोर्स भी उसमें आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, मात्र और मात्र 100 रुपये में सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो जिन छात्र छात्राओं को ऐसा मतलब कि लगता है कि भाई उनको लेना चाहिए, और भी जो हमारे हस्तलिखित नोट्स हैं वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मात्र 100 रुपये में आपका पूरा कोर्स अवेलेबल है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास का पूरा जो आधुनिक काल तक इतिहास, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको हम समझेंगे। उसके बाद में जो आपकी कविताएं हैं, उन कविताओं की व्याख्या मैंने आपको बता दी, लगभग हो चुकी हैं। कुछ व्याख्याएं बची हुई हैं तो उनको जल्दी मैं करवा दूंगा, बाकी व्याख्याएं सारी मैं करवा चुका हूं। इसके बाद में आपका चैप्टर लगभग समाप्त होता है और उसके बाद में फिर मॉडल पेपर्स की श्रृंखला प्रारंभ होगी और मॉडल पेपर जो होंगे वो यूट्यूब पर आपको मिलते रहेंगे, लेकिन उसके PDF जो होंगे या PDF नोट्स जो होंगे वो आपको उसी ग्रुप में ही मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे इसी नंबर पर आप SMS करेंगे तो मैं आपके पास कोड सेंड करूंगा, मतलब स्कैनर सेंड करूंगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये पे करवा करके स्क्रीनशॉट उसका सेंड कर देना है। फिर उसके बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। ग्रुप से ऐड करने के पहले ही या उसके बाद में ही आपको पर्सनली जो लिंक है उसकी, मतलब वीडियोस की, वो सारी लिंक आपके पास सेंड कर दी जाएगी। उसमें सीरियल से सारी वीडियोस लगे हुए हैं, आप आसानी से एक एक वीडियो आप देखते रहिएगा, ठीक है। अब हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। विस्तार से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि मैं केवल आपको बांसते हुए चल दूंगा, ऐसे इसको समझाऊंगा भी। जैसे पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है किस भाषा से? संस्कृत भाषा से, प्राकृत भाषा से, अपभ्रंश भाषा से, खड़ी बोली से? आपको बता दूं, ये जो संस्कृत सबसे पहले जो भाषा आई है उस भाषा का नाम क्या है? सबसे पहली भाषा है आपकी जो है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा मतलब भाषा से मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादयपि शुभासितम। सबसे पहली भाषा, सबसे प्राचीन भाषा जो है वो संस्कृत भाषा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और संस्कृत भाषा में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आती है। वैदिक संस्कृत जो रहती है वो 1500 ईस्वी से ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व की जो भाषा है, 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ, ये वैदिक संस्कृत की भाषा। इसके बाद में आप देखते हैं लौकिक संस्कृत आती है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक जो है रहती है कौन सी? संस्कृत। लौकिक संस्कृत का बोलबाला रहता है। रामायण, महाभारत, नाटक, व्याकरण ग्रंथ कई सारे लौकिक ग्रंथ में लिखे गए हैं, ठीक है। वैदिक ग्रंथ में मूल रूप से जो ब्राह्मण ग्रंथ है और उपनिषद वगैरह हैं, वेद हैं, ये सब लिखे गए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में जो भाषा का विकास होती है उस भाषा का क्या नाम है? इसके बाद में जो भाषा विकसित होती है संस्कृत के बाद में वो आती है पाली भाषा। पाली भाषा की अगर बात की जाए तो पाली भाषा जो है ये 500 ईसा पूर्व से एक प्रकार से प्रारंभ होती है और पहली शताब्दी यानी लगभग 500 वर्षों में ये भाषा 500 मतलब 1 ईस्वी, ठीक है। मैं एक बार आपको फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। 500 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक जो समय काल है,
ठीक है। इसमें पाली भाषा का बोलबाला रहा, इसमें पाली भाषा से रिलेटेड ग्रंथ लिखे गए। आपको बता दूं कि इसमें आप देखते हैं कई प्रकार की जो है क्षेत्रीय भाषाएं थी, उन्हीं को पाली भाषा के रूप में हम जानते हैं। और ख़ास करके पश्चिम मध्य देश में, पूर्वी दक्षिणी सभी देशों में बोली जाने वाली जो मतलब वो भाषा थी, गवई भाषा एक प्रकार से, उसी भाषा को एक प्रकार से पाली भाषा बोला गया। और बाद में फिर संस्कृत भाषा में सारी चीज़ें होती रही थी, मतलब जो ग्रंथ वगैरह लिखे जाते हैं संस्कृत भाषा में। लेकिन बाद में क्या होता है कि बौद्ध धर्म के आ जाने से भी एक प्रकार से आप देखते हैं कि ये चीज़ें प्रारंभ होती है और पाली भाषा में लिखने प्रारंभ होता है। फिर इसके बाद में पाली के बाद में आती है प्राकृत भाषा, ठीक है। प्राकृत भाषा की अगर बात की जाए तो प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक का जो समय काल है ये प्राकृत भाषा का है, ठीक है। और ख़ास करके इसमें आप देखते हैं कई प्रकार के प्राकृत भाषाएं क्षेत्रीय बोलियों के आधार पर, जैसे सौरसेनी प्राकृत, पैसाची जो है प्राकृत, या ब्राचड़ जिसको कहते हैं, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, तो ये सब प्राकृत भाषा। इसके बाद में चौथी जो आती है वो आती है अपभ्रंश भाषा, ठीक है। अपभ्रंश की अगर बात करें तो अपभ्रंश भाषा जो है वो 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक का जो मतलब समय है वहाँ तक आती है अपभ्रंश भाषा। और इसी अपभ्रंश में आप देखते हैं कई प्रकार के क्षेत्रीय भाषाएं थीं, कई उपभाषाओं और बोलियों को जन्म मिलता है अपभ्रंश से। जैसे जो सौरसेनी अपभ्रंश है उससे पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ, राजस्थानी का और गुजराती भाषा का विकास हुआ। जो पैसाची अपभ्रंश है उससे लहंदा और पंजाबी बोली का विकास हुआ भाषा का। ब्राचड़ से सिंधी का, खस से पहाड़ी का, महाराष्ट्री से मराठी का, मागधी से आप देखते हैं बिहारी, बंगला, उड़ीसा और असमिया बोलियों का विकास और भाषाओं का विकास हुआ। ये सब उपभाषाएं हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश जो है इससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। और पूर्वी हिंदी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पूर्वी हिंदी में जो अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, ये सब एक प्रकार से आपकी अर्धमागधी अपभ्रंश है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। यानी अपभ्रंश का जो अलग अलग रूप है, अलग अलग क्षेत्रों में बोले जाने वाला, उसी से एक प्रकार से हिंदी की बोलियों का विकास होता है। और उन्हीं बोलियों के परिणाम स्वरूप जब कई सारी बोलियां जैसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और एक प्रकार से बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में 3 बोलियां हैं, कौन सी? जो है मैथिली, मगही और भोजपुरी, ये 3। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में ब्रज भाषा से लेकर के और खड़ी बोली वगैरह वो सब उसमें शामिल है, राजस्थानी, पहाड़ी। तो ये सब हिंदी मिलकर के 5 बोलियां मिलकर के क्या करती हैं, ये 5 उपभाषाएं मिलकर के, ठीक है, एक भाषा का निर्माण करती हैं। वो भाषा है हिंदी भाषा। तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि हिंदी साहित्य का जो आरंभ माना जाता है संस्कृत से, प्राकृत से या अपभ्रंश से, खड़ी बोली से माना जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, हिंदी साहित्य का जो आरंभ माना जाता है वो अपभ्रंश से माना जाता है, खड़ी बोली मत लगाइएगा। हिंदी गद्य का विकास अगर पूछे, हिंदी गद्य का विकास, यहीं पर 2 प्रश्न बन सकते हैं आपके। हिंदी गद्य, ठीक है, मध्य हो गया। हिंदी गद्य का विकास तो खड़ी बोली से आपको लगाना है। लेकिन प्रश्न क्या है, हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है तो अपभ्रंश से, चूंकि अपभ्रंश की ही बोलियों से हिंदी की बोलियों का विकास हुआ और हिंदी की बोलियों के मिलने से हिंदी भाषा बनती है। दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के लेखक कौन है भाई? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, विजय देव नारायण शाही या हजारी प्रसाद द्विवेदी? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल जो पुस्तक है इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। HDP इनको शॉर्ट फॉर्म में HPD बोलते हैं, ठीक है, HPD इनको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं प्रेम से, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, अगला प्रश्न आप देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका। प्राकृत प्रकाश एक ग्रंथ है जो कि प्राकृत भाषा का है, इसके रचयिता का नाम क्या है? बताएं, वररुचि या विद्याधर या फिर मुनिराज सिंह या फिर दंडी? दंडी जो है आपको पता होगा ये आचार्य हैं दंडी, ठीक है, ये एक प्रकार से काव्य शास्त्र के आचार्य हैं दंडी, संस्कृत भाषा के रचनाकार हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है प्राकृत प्रकाश के रचयिता कौन है? तो प्राकृत प्रकाश जो ग्रंथ है इसको लिखा है वररुचि ने। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न है, जसहर चर्यू। जसहव चर्यू, चर्यू का मतलब होता है चरित्र हिंदी में, ठीक है, ये अपभ्रंश का चर्यू शब्द है। तो जसहर चर्यू जो है किस जैन कवि की रचना है? तो ये रचना किसकी भाई? पुष्पदंत की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग भी बताने का प्रयास करें। 5वां प्रश्न है, काल क्रमानुसार सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं लूहिया, सरहपा या फिर डोमिपा या फिर गोरछपा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं, सबसे पुराने जो एक प्रकार से
हैं सिद्ध वो कौन है, तो कौन है सबसे पुराने सिद्ध? सरहपा जो है सबसे पुराने सिद्ध हैं। गोरछपा जो है ये नाथों में शामिल है, ठीक है, 9 नाथों में ये पुराने हैं गोरछपा जो हैं। हालांकि आदिनाथ है, उनके बाद में गोरक्षनाथ हैं, लेकिन गोरछपा जो है ये नाथों में है। 9 नाथ और 84 सिद्ध ये आपको आदिकाल में मिलेंगे, ठीक है। तो उनमें से जो गोरछपा हैं ये एक प्रकार से सिद्ध नहीं है, ये नाथ हैं। अच्छा, गोरछपा नाथों और सिद्धों दोनों में आते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सरहपा सबसे पुराने माने जाते हैं। छठा प्रश्न आप देखिएगा, कावा तरवर पंच बिडाल। कावा तरवर पंच बिडाल ये उक्ति है किसकी है? सरहपा की, लुइपा की, नागार्जुन की, या फिर चरप टीपा की? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नागार्जुन नहीं, यहाँ पर नागार्जुन कर लीजिएगा, बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कावा तरवर पंच बिडाल ये उक्ति है लुइपा की। किसकी है? लुइपा की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बा ऑप्शन। सातवां प्रश्न आप देखिएगा, महासुखवाद का किस शाखा में जन्म हुआ? सहजयान, ब्रजयान, जैन या फिर नाथ? आपको बता दूं महासुखवाद जो है हीनयान और ब्रजयान ये एक प्रकार से जो है जैनों में आप देखते हैं, सॉरी बौद्धों में हीनयान और ब्रजयान और ये सब शाखाएं चलती हैं, तो महासुखवाद जो है वो ब्रजयान में आया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कुमारपाल रचित, कुमारपाल चरित यहाँ पर कर ली, कुमारपाल चरित रचित यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन चरित कर हो सकता है इसके, किसके द्वारा रचित है ये रचना? बताएं। हेमचंद्र, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी कह रहे हैं, हेमचंद्र इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 9वां नंबर प्रश्न है, कीर्ति पताका के रचयिता कौन है? बताएं। कीर्ति पताका के रचयिता यहाँ पर ना कर लीजिए, रचयिता कौन है बताएं? कीर्ति पताका के रचयिता कौन है? कुमारपाल चरिव वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। कुमारपाल यहाँ पर जो है ये मैंने आपको बताया, तो कुमारपाल चरिव, ठीक है, यह चरित, तो ये इसके हेमचंद्र रचयिता हैं। कीर्ति पताका आप सभी को पता होगा विद्यापति, बिल्कुल करेक्ट आंसर कीर्ति पताका, कीर्तिलता, ठीक है। मैथिल कोकिल भी विद्यापति को कहा जाता है, आपके पाठ्यक्रम में भी विद्यापति संकलित है, गोरखनाथ संकलित हैं, अमीर खुसरो संकलित हैं, आदिकाल में आपको इन्हीं को पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 10वां नंबर प्रश्न है। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से और वीडियोस लगभग 8 वीडियो ऐसी आपकी और मिलेंगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, तो अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, पौम चरिव के रचयिता हैं स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद्र या देवसेन? तो पौम चरिव के रचयिता कौन है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल पौम चरिव के रचयिता हैं स्वयंभू, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 64 महापुरुषों की कथा किस रचना में लिखी गई है? पाय कुमार चरिव, रिट्टेनेमी चरिव, जसहर चरिव या फिर महापुराण? तो 64 महापुरुषों की जो कथा है वो आपको महापुराण में मिलेगी, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 12वां नंबर, पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता है चंद्रबरदाई, ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज रासो, अगर रासो यहाँ पर होता तो हम चंद्रबरदाई लगाते, लेकिन अब यहाँ पर क्या है विजय, पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय जो रचना है इसको लिखा है जयानक ने। किसने लिखा है? जयानक ने। 1191 या 92 के आसपास ये रचना लिखी जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी जो था उसके बीच जो युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध 1191 में प्रथम हुआ था, 1192 में द्वितीय हुआ था, उसी युद्ध का चित्रण है और पृथ्वीराज की विजय के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 13वां नंबर प्रश्न है, अच्छा ये जो है पृथ्वीराज रासो जो रचना है ये चंद्रबरदाई की रचना है, और उसमें भी इसी चीज़ के बारे में मेंशन है, मतलब चंद्रबरदाई जो थे वो एक प्रकार से उनके राजकवि भी थे, सखा भी थे और सामंत भी हुआ करते थे चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के, ये बात ध्यान रखिएगा। चले 13वां प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है नरपति नाल है के रचयिता हैं? नरपति नाल है के रचयिता, नरपति नाल जो है एक रचना है, मतलब नरपति नाल के रचयिता कौन है? नरपति नाल किसके रचयिता हैं ऐसा पूछा जाना चाहिए। बीसल देव रासो, परमाल लासो, खुमान लासो या विजयपाल लासो? नरपति नाल जो है एक रचनाकार हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ी कर, मतलब ये गड़बड़ी है, आप लिखेंगे नरपति नाल इनमें से निम्न में से नरपति नाल की रचना कौन सी है? तो आप बताइए कौन सी रचना भाई? बीसल देव रासो जो है ये नरपति नाल की रचना है।
बीसल देव रासो किसकी है भाई? नरपति नाल की रचना है। नरपति नाल जो है ये सब भाट कवि हुआ करते थे, ठीक है। और आपको बता दूं चारण और भाट कवियों का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो इसीलिए इसको चारण काल भी, वीरगाथा काल को यानी आदिकाल को बहुत सारे लोग चारण काल भी कहते हैं, बहुत सारे लोग सिद्ध सामंत काल कहते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वीरगाथा काल कहते हैं, राहुल शंकरत्यायन जो है इसको सिद्ध सामंत काल कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जाता रहता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का हम प्रयास करते हैं। सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरत्यायन ने कहा है आदिकाल को, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया बीसल देव रासो, नरपति नाल है उसके रचयिता हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर देखिएगा, खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपत विजय, मधुकर विजय, भट्ट केदार या सारंगधर? तो खुमान रासो भी एक प्रकार से रासो ग्रंथ है और इसके रचयिता हैं दलपत विजय। कौन है? दलपत विजय जो है खुमान रासो के रचयिता हैं। ये रासो ग्रंथों में भी शामिल है, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, ठीक है। सब रचनाएं जो है ये सब संकलित है रासो ग्रंथ में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 12 ग्रंथों को एक प्रकार से निकालते हैं और उन्हीं के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देते हैं, क्योंकि उसमें वीरतापूर्वक रचनाएं आपको ज़्यादा मिलेंगी। अच्छा, वीर रस और श्रृंगार रस का वर्णन आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। अतिशयोक्ति अलंकार आपको मिलेगा अधिक मात्रा में। अतिशयोक्ति कहीं कहीं पर है कि भाई जैसे हाथ पटक दे भूमिमा जो तो 9 मन माटी लिए उठाए। अब एक बार हाथ पटकने से पृथ्वी पर क्या 9 मन माटी उठा पाओगे? एक मन में मेरे हिसाब से 40 किलो, मतलब एक मन में 40 किलो होता है। तो आप देखिए 9 चौको 36, 360 किलो माटी। अब 3 कुंटल 60 किलो मिट्टी एक मुट्ठी में कोई व्यक्ति बंद कर सकता है क्या? दैट इज इम्पॉसिबल, असंभव है, ठीक है। और इस समय जब आधुनिक काल, मतलब एक प्रकार से उस समय 1000 का दौर चल रहा हो, उस समय की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो खुमान रासो के रचयिता हैं दलपत विजय, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। 15वां प्रश्न आप देखिएगा, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव है, महाराज हाल, गोवर्धनाचार्य या रूप स्वामी? तो गीत गोविंद आप सभी को पता होगा। करेक्ट आंसर आप सभी के आ रहे हैं बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए जयदेव, 15वें का ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आप सभी लोग जब भी प्रश्नों के उत्तर बताएं, जैसे 16वें का ए बी ऐसे लिख करके बताएं कि भाई 15वें का ए होगा, 16वें का बी, ताकि ये भी पता चले आप लोगों की डिमांड पर ही ये चीज़ें की गई हैं। तो कि आप लोग बोलते थे कि सर जी जो है आप इसको जो नंबरिंग होती है वो नहीं लिखते हैं, तो नंबरिंग हो गई है अब आप लोग आसानी से करेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, आदिकाल की भूमिका लेखक कौन? मतलब आदिकाल की भूमिका, ये पुस्तक है, मतलब आदिकाल की भूमिका, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आदिकाल की भूमिका का लेखन किसने किया भाई? आप सभी को पता होगा, डॉक्टर राघवेंद्र ने किया है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या राहुल शंकरत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17वां नंबर, सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? बताएं सिद्धों की संख्या 38, 47, 64 या फिर 84? तो सिद्धों की संख्या 84 बताई गई, 84 सिद्ध और नवनाथ। ये बात ध्यान रखिएगा। ये सिद्ध काल, सिद्ध सामंत काल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिद्धों की एक प्रकार से सिद्ध लोगों की रचनाएं बहुत सारी लिखी गई। सिद्ध जो एक प्रकार से हुआ करते थे, ठीक है, और नाथ, नवनाथों में एक प्रकार से भगवान शंकर को आदिनाथ ही कहा जाता है। उसके बाद गोरखनाथ, आप गोरखनाथ मंदिर में जाइएगा तो सभी नाथों के बारे में आपको वहाँ पर दिख जाएगी, सभी नाथ वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? प्रश्न आ गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था भाई? वीरगाथा काल कहा था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और राहुल शंकरत्यायन ने ही इसको कहा था सिद्ध सामंत काल, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 19वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे के सारे प्रश्न। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो आदिकालीन साहित्य है उसको कई भागों में हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं उसको। एक धार्मिक साहित्य लिखे गए आदिकाल में, एक वीर काव्य लिखे गए और एक लौकिक साहित्य लिखे गए। जो धार्मिक साहित्य उसमें सिद्ध साहित्य लिखा गया जिसमें 84 सिद्धों की बात हम करते हैं, एक नाथ साहित्य लिखा गया जिसमें हम नवनाथों की बात करते हैं, और एक जैन साहित्य लिखा गया जिसमें जैन मुनि जो हैं वो जो है उन लोगों ने रचनाएं लिखी हैं, ठीक है। इसके बाद में वीर काव्य की बात की जाए, वीर काव्य भी लिखे गए हैं आदिकाल में, जैसे वीरगाथात्मक, इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको वीरगाथा काल नाम देते हैं, क्योंकि इसमें वीरतापूर्वक रचनाएं बहुत सारी मिली हैं, जैसे कि खुमान रासो, परमाल रासो, हम्मीर रासो, विजयपाल रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, ये सब रचनाएं आपको मिली हैं। वीरतापूर्वक इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है, जिसमें राजाओं और महाराजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है, युद्धों का सजीव चित्रण किया गया है, ऐतिहासिकता कम और एक प्रकार से कल्पनाशीलता थोड़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन फिर भी ऐतिहासिकता को अपने आप में संजोए हुए हैं ये रचनाएं, ठीक है।
इसके बाद में जो लौकिक साहित्य भी लिखे गए कुछ सारे, जो लोक रीतियों को लेकर के एक प्रकार से रचनाएं हुई हैं, जैसे कि ढोला मारूर दूहा, बीसल देव रासो भी एक लौकिक साहित्य है। बसंत विलास भी लौकिक साहित्य है। राउल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, खुसरो का काव्य, विद्यापति पदावली, ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, ये सब एक प्रकार से जो है लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ें मैंने आपको बताई, तो आपके समझ में सारी चीज़ें आ रही होंगी। विस्तार पूर्वक मैं समझा रहा हूँ, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है? फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1883 या 1750, 1929। 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका प्रकाशन होता है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी वाला है। 1883 की अगर बात करें हम, तो 1883 में एक प्रकार से मिश्र बंधु विनोद रचना मैंने आपको बताई थी, उसका प्रकाशन होता है कब? मिश्र बंधु विनोद का 1913 में होता है 3 भागों का, और 1914 में चौथे भाग का एक प्रकार से प्रकाशन होता है। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है, उसका प्रकाशन 1888 में होता है, 83 में नहीं होता है। तो यहाँ पर 83, ये इसमें भी कुछ कोई प्रकाशन नहीं होता है, ना इसमें होता है, तो ए और बी वैसे गलत चले गए। 1888 में जरूर होता है, 1883 में होता है। यहाँ पर 1883 में तो मैं बोल रहा था कुछ, देखिए 1883 की अगर मैं आपको बात करूं, 1 मिनट में फिर से आपको समझा रहा हूं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। 1883 ईस्वी में जो दूसरे व्यक्ति आते हैं, शिव सिंह सेंगर, आप लोगों ने नाम सुना होगा। शिव सिंह सेंगर की रचना है शिव सिंह सरोज। कौन सी रचना है? शिव सिंह सरोज। ठीक है, शिव सिंह सरोज। ये एक प्रकार से मात्र ऑब्जेक्टिव क्लास नहीं है, इसके माध्यम से आप बहुत सारी जानकारी भी प्राप्त करें। तो शिव सिंह सरोज जो है, इसका प्रकाशन होता है 1883 ईस्वी में। ठीक है, 1883 में प्रकाशन होता है। 1000 कवियों का जीवन परिचय और उनकी साहित्यिक कृतियां और कविता का भी उदाहरण आपको मिल जाएगा। प्रत्येक जो है 1000 कवियों की कविताओं का उदाहरण भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कृति है और दूसरे नंबर पर लिखी गई है। कौन सी? 1883 में शिव सिंह सेंगर के द्वारा शिव सिंह सरोज रचना। तो 1883 में शिव सिंह सरोज हो गया। 1750 में कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया। 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रकाशन मतलब हुआ है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का। बचा कौन? 1839। 1839 में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किया था को किसने? गारसा द तासी ने। फ्रेंच विद्वान है, फ्रेंच साहित्यकार हैं गारसा द तासी। आपको बता दूं, गारसा द तासी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। ठीक है, किस भाषा में लिखा? फ्रेंच भाषा में लिखा इन्होंने। कौन सा ग्रंथ लिखा? इस्तवार दाला लिटरेतर एंदोए एंदुस्तानी। ये एक प्रकार से फ्रेंच भाषा में इनके ग्रंथ का नाम है। तो इसको लिखा गया 1839 में, मतलब उससे पहले लिखा गया लेकिन प्रकाशन 1839 में हुआ। तो सबसे पहला ग्रंथ यही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले वैज्ञानिक एक प्रकार दृष्टिकोण की बात की है तो 1929 में शुक्ल जी का जो प्रकाशन हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में जो उन्होंने लिखा था, ठीक है, वो है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 20वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया है? बताएं। आदिकाल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल या संधि काल? देखिए, आदिकाल किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आधिकारिक तौर पर आदिकाल कहते हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी आदिकाल उसको मानते हैं, लेकिन वो ज़्यादा जोर वीरगाथा काल पर देते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, सिद्ध सामंत काल किसने कहा? सिद्ध सामंत काल की अगर बात की जाए तो सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरत्यान ने कहा। ठीक है, चारण काल भी किसी ने कहा। ठीक है, लेकिन संधि काल किसी ने नहीं कहा इसको। ठीक है, तो संधि काल यहाँ पर कहना उचित ना होगा। आदिकाल के लिए संधि काल जो नाम है वो एक प्रकार से आपको, देखिए मैं आपको बता दूं, संधि काल और चारण काल जो कहा है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। संधि काल और चारण काल एक प्रकार से किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने कहा है। अब इसका जो 20वें का उत्तर होगा वो यहाँ पर क्या होगा? देखिए, संधि काल उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और किसी ने विस्तार से नहीं कहा। चारण काल जरूर कहा है, चारण काल की अगर बात की तो जरूर कहा है। ठीक है, विद्वानों ने। ठीक है, और खास करके अगर बात की जाए चारण काल की तो चारण काल किसने कहा? आप राम कुमार वर्मा को बता सकते हैं कि भाई चारण काल उन्होंने कहा है। ठीक है, चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा हिंदी साहित्य के आदिकाल को। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल शंकरत्यान ने कहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसको सिद्ध सामंत युग भी कहा है। बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है।
और आपको बता दूं आदिकाल तो अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा है, और इसके अलावा इसको अपभ्रंश काल भी कहा है, जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, धीरेन्द्र वर्मा हैं, इन लोगों ने कहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर संधि काल किसी ने फोकस करके संधि काल नहीं कहा है। संधि काल और चारण काल जरूर उन्होंने स्वीकार किया डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, लेकिन चारण काल पर ही उन्होंने फोकस किया, संधि काल पर कम फोकस किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राहुल शंकरत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? लुइपा, सराहपा यानी सराहपाद, शालिभद्र या चंद्रबरदाई? देखिए सराहपा या सराहपाद बात एक ही है, दोनों का नाम एक ही है। ठीक है, तो सराहपा या सराहपाद की अगर बात की जाए तो उन्हीं को एक प्रकार से हिंदी का पहला कवि राहुल शंकरत्यायन मानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न है, सराहपाद का समय शंकरत्यायन जी के अनुसार क्या है? राहुल शंकरत्यायन जी उनका समय 7वीं या 8वीं शताब्दी स्वीकार करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 23 नंबर, हिंदी साहित्य के इतिहास में कितनी पद्धतियां हैं? तो 4 पद्धतियां हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की। ठीक है, कितनी पद्धतियां भैया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की मुख्य रूप से 4 पद्धतियां हैं। ये बात आप ध्यान रखिए, कितनी पद्धतियां हैं? 4 पद्धतियां हैं। ओके, क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 24 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं विस्तार से समझाते हुए आपको आगे बढ़ रहा हूं ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 24 नंबर है, रामचंद्र शुक्ल के ने इतिहास लेखन में कौन सी पद्धति को अपनाया था? देखिए 4 पद्धतियां आपकी हैं इतिहास लेखन की। वर्णानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति मतलब जैसे कि किसी कवि का नाम है, जैसे ए से सबसे पहले ए वाले कवियों का हमने लिख लिया, फिर बी कवि मतलब बी नाम से जितने कवि हैं उनका नाम लिख लिया, फिर सी वाले, फिर डी वाले, फिर इस प्रकार से एक वर्ण के हिसाब से, या फिर आ बा सा करके ऐसे लिख लें, या ठीक है ऐसे करके। ठीक है, तो ये होगा वर्णानुक्रम पद्धति। इसके बाद में काल क्रमनिमी पद्धति है। काल अनुक्रमी मतलब समय के हिसाब से, जैसे आदिकाल, ठीक है आदिकाल, फिर उसके बाद में जो है पूर्व मध्यकाल, फिर उत्तर मध्यकाल, फिर आधुनिक काल, ये होगा काल क्रमानुसार पद्धति। एक होती विधेयवादी पद्धति। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर बात की जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो काल अनुक्रम पद्धति अपनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और वैज्ञानिक पद्धति एक है, तो एक प्रकार से वो काल क्रमानुसार पद्धति को अपनाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, काल क्रमानुसार के साथ साथ वैज्ञानिक पद्धति भी उन्होंने प्रयोग की है, मतलब वैज्ञानिकता को भी ध्यान में रखा है, क्योंकि उन्होंने जो भी चीज़ें रही हैं वो एक प्रकार से उन्होंने दो नाम दिए। जैसे आदिकाल उन्होंने आदिकाल कहा, फिर वीरगाथा काल उसी को कहा, पूर्व मध्यकाल कहा, फिर उसी को भक्ति काल कहा, उत्तर मध्यकाल कहा, उसी को रीतिकाल कहा, ठीक है आधुनिक काल कहा, उसी को गद्यकाल भी कहा, चूंकि प्रवृत्तियां वहां पर आती रही। तो इसीलिए विधेयवादी पद्धति का भी उन पर एक प्रकार से लगता है कि भाई विधेयवादी पद्धति का भी प्रयोग उन्होंने किया। तो मुख्य रूप से काल अनुक्रमी पद्धति का प्रयोग किया, लेकिन उसमें वैज्ञानिक और विधेयवादी पद्धतियों की झलक आपको भी दिखेगी। ठीक है, लेकिन प्रश्न आपसे पूछेगा तो कालक्रमी पद्धति लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो आदिकाल नाम हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसको आदिकाल कहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। राम कुमार वर्मा संधि काल या चारण काल कहते हैं, राहुल शंकरत्यायन उसको सिद्ध सामंत काल कहते हैं। ठीक है, कौन सा काल कहते हैं? सिद्ध सामंत काल उसको कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 26 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किस भाषा में किया गया है? जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी, हिंदी। तो मैंने आपको बताया था फ्रेंच भाषा में किया गया है। 1839 ईस्वी में सबसे पहला हिंदी साहित्य का फ्रेंच साहित्यकार है गार संतासी, उन्होंने प्रकाशन करवाया अपनी रचना का। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। कौन सा एक प्रकार से कितने समय काल में? 1839 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 27 नंबर प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा है? बताएं सभी लोग। विधेयवादी इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा है? वैज्ञानिक, वर्णानुक्रमसारी या फिर समाजवादी? तो एक प्रकार से अगर आपसे ऐसा पूछे कि उन्होंने किस मतलब उसका प्रयोग किया है, तो आप बताएंगे भाई इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर प्रश्न क्या था? इतिहास लेखन में कौन सी पद्धति को अपनाया है?
तो कौन सी पद्धति को अपनाया उन्होंने? पद्धति को अपनाया है, काल अनुक्रमी पद्धति को अपनाया है। लेकिन जो उनका इतिहास ग्रंथ है वो किस पद्धति पर लिखा गया है? तो आप लगा सकते हैं विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया है। किस वादी पद्धति पर भैया? विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया है। प्रवृत्ति के हिसाब से, जो प्रवृत्तियां रही उसी के हिसाब से उन्होंने कालक्रम बांटा है, तो विधेयवादी पद्धति भी उसमें झलक आती है। तो विधेयवादी पद्धति ज़्यादा बेटर यहाँ पर लग रही, क्योंकि इतिहास ग्रंथ की बात कर रहा है यहाँ पर। वहाँ पर अपनाया क्या है? अपनाया था वर्ण अनुक्रम के हिसाब से, लेकिन कालक्रमानुसार के हिसाब से, लेकिन धीरे धीरे आकर के वो विधेयवादी पद्धति भी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न है, तजकीरा ई सुवराई हिंदी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? बताएं। तो इसके रचनाकार है मौलवी कलीमुद्दीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ? तो 1929 में प्रकाशित हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा में, ये प्रश्न 100% आने वाला, कई बार पूछा भी गया। अगला प्रश्न है, देखिएगा 30वां नंबर प्रश्न है, जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है। यह साहित्य जो है जनता की चित्तवृत्तियों का एक प्रकार चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, ऐसा पूछे। यह जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब साहित्य है, ये कुछ भी पूछे तो आप बताएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा था। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ लिखा है राम कुमार वर्मा जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 32 नंबर प्रश्न है, मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए? तो प्रथम 3 भाग जो है 1913 में प्रकाशित हुए थे, और एक जो चौथा भाग है 1914 में प्रकाशित हुआ था मिस्र बंधु विनोद का। मिस्र बंधु विनोद को एक रचना है, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है, और इसकी रचना जो हुई थी 1913 में प्रथम 3 खंड प्रकाशित हुए, 1914 में इसका चौथा खंड प्रकाशित होता है। एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, 5000 कवियों का विवरण इस ग्रंथ में आपको मिलेगा। ठीक है, और इस रचना को एक प्रकार से 8 कालखंडों में इस रचना मतलब में हिंदी साहित्य को बांटा गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ा जाए। 4 खंडों में प्रकाशन हुआ इसका। अगला प्रश्न है, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर इस ग्रंथ के लेखक कौन है भाई? तो इस ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो इसको लिखा है पादरी एडिसन ग्रीव्स ने। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप की स्क्रीन पर आ चुका है 34 नंबर, हिंदी साहित्य का इतिहास का संक्षिप्त इतिहास, इसके लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास का संक्षिप्त इतिहास लिखा है, या फिर हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, या हिंदी साहित्य का इतिहास का संक्षिप्त इतिहास, तो इसको लिखा है विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी, मतलब विश्वनाथ त्रिपाठी ने। ऑप्शन नंबर ए में दिए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, इकाई नंबर 1 का, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो मैंने आपको बताया था राहुल शंकरत्यान ने ही कहा था। ठीक है, तो बीज बपन काल किसने कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बपन काल कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा। ठीक है, सिद्ध सामंत काल राम कुमार मतलब राहुल शंकरत्यान ने कहा। क्लियर, ये बात ध्यान रखिए। राम कुमार वर्मा ने उसको संधि काल और चारण काल कहा। इसी प्रकार से ठीक है, बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी और फिर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने आदिकाल से रिलेटेड सारे प्रश्नों को लगभग जान लिया। निश्चित तौर पर आपके समझ में सारी चीज़ें आई हुई होंगी। अब जो होगा, जो अगली इकाई है, नेक्स्ट इकाई, इकाई नंबर 2, इकाई नंबर 2 में हम लोग आदिकालीन कवियों के बारे में चर्चा करेंगे। आदिकालीन कवियों में आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन संकलित हैं? गोरखनाथ, अमीर खुसरो और विद्यापति भी किसी किसी यूनिवर्सिटी में विद्यापति। तो विद्यापति, गोरखनाथ और अमीर खुसरो रिलेटेड है, तो इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग जान लेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। एक बात मैं और आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जिन छात्र छात्राओं को कोर्स लेना है, पूरा विस्तार से आपको पढ़ना है, पूरी की पूरी की व्याख्या विस्तार से आपको अगर देखनी है, तो हमारे नंबर पर 91 61 93 60 62 पर आप SMS करके कोर्स ले सकते हैं। मात्र 100 रुपये में आपको कोर्स मिल जाएगा। आप SMS करके बस यही कहिएगा कि सर जी हमको कोर्स लेना है, फिर उसके बाद में आपको सारे प्रोसेस में बता दिया जाएगा कि भाई क्या क्या करना है। आपको मात्र 100 रुपये पे करने होंगे। UPI, फ़ोनपे, पेटीएम जो भी आप चलाते हैं उसी के माध्यम से आपको कर देने हैं। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट आपको मेरे पास सेंड कर देना होगा। ये इस नंबर पर आपको नहीं, इस नंबर पर आपको नहीं भेजना है, इस नंबर पर नहीं चलता है। ठीक है, वो दूसरा नंबर है, उसका मैं स्कैनर सेंड कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से उस पर सेंड कर दें। ठीक है, और उसके बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और उसमें PDF नोट्स भी आपको हर एक सब्जेक्ट के मिलते रहेंगे। ठीक है,
तो प्रत्येक सब्जेक्ट के PDF नोट्स भी आपको उसमें, हालांकि हिंदी का ही मुख्य रूप से मिलेगा, लेकिन जो भी और सब्जेक्ट के जैसे सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस के जो भी मॉडल पेपर या इन सभी की PDF नोट्स होंगे या फिर जो भी बनाए जाएंगे, वैसे मैं बनाऊंगा PDF नोट्स, तो वो आपको उस ग्रुप में मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं मिलेंगे, थोड़ा समय लगेगा। तो अभी एडमिशन आप लोग कर लीजिए फटाफट से, जल्दी जल्दी, और उसके बाद में जैसे एडमिशन करेंगे तो हिंदी साहित्य वाली क्लासेस तो आपको मिल जाएंगे, जो क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी हैं, मतलब जो मैंने ऑलरेडी अवेलेबल, मतलब वो वीडियोस हमारे पास जो हैं वो आपको मैं सेंड कर दूंगा सारी प्लेलिस्ट में, और जो PDF नोट्स हैं वो सेंड कर दूंगा, और इसकी PDF नोट सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये सब आपको अभी मिल जाएंगे, लेकिन जो बाद में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे वो और थोड़ा सा समय आने पर जैसे बना दिया जाएगा, ठीक है। जैसे आपको एक मतलब 15-20 दिनों के बाद में वो भी व्यवस्थित हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप आसानी से सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए बहुत बेस्ट तैयारी करवा रहा है। पिछले 5 से 6 वर्षों से मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको BA में, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई प्रकार की कोई दुविधा आपको नहीं आएगी। और निश्चित तौर पर सारे प्रश्न जो होते हैं हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही आते हैं। मॉडल पेपर में चर्चा करूंगा जल्द ही, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और 2023 वाले क्लासेस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन आप लोग जो है अगर मेरे हिसाब से विधिवत तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, चूंकि अभी ये जो हिंदी साहित्य का आप लोग हिंदी काव्य पढ़ना है, इसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य के काव्य के बारे में आपको पढ़ना है, आधुनिक काल तक आपको चले जाना पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो विस्तार से आप लोगों को जानकारी यहाँ पर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो जो है लगभग 7 वीडियो और इसी चैनल पर आने वाली हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैंने सारी इकाइयों से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उसी पर इसी भांति चर्चा मैं कर दूंगा खुले मंच पर, बिल्कुल यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री में आप लोग देखिएगा। और इन सभी का जो PDF होगा वो आपको उसी कोर्स वाले में, उसमें PDF भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो जिनको भी कोर्स लेना है, बहुत कम प्राइस है, कोई बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, सभी लोग उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आप आसानी से कोर्स ले सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। मात्र 100 रुपये की बात है, और 100 रुपये इसीलिए रखा गया ताकि जो है आप लोग बहुत कम फीस में पढ़ पाएँ। और भी जानकारी से सोशियोलॉजी का भी PDF बनेगा, वो भी आपको मिल जाएगा, उसमें बहुत सारी जानकारी। और पिछले लगभग आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे, थर्ड सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर, मतलब जब तक आप BA कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आप उस ग्रुप से जुड़े रहेंगे, और तब तक कुछ ना कुछ आपको उस ग्रुप में जानकारी मिलती ही रहेगी, ठीक है। तो उससे आप डायरेक्टली हमसे जुड़ पाएंगे। तो अगर ऐसा आपको चाहिए तो आप आसानी से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।